जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, एक पहल इंडिया कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं देव अमित सिंह और हम लोग आज एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। आपने टैगलाइंस में ये देख लिया होगा कि हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी के सिलेबस को लेकर के और उसके पैटर्न को लेकर के। पैटर्न और सिलेबस के बाद जो समझने वाली बात है वो यही होती है कि जब हम आईएएस के लिए आवेदन कर देते हैं, करने के बाद देश के प्रत्येक प्रतियोगी के सामने एक ही समस्या आती है कि अब उसे तैयारी करने के लिए ज़रूरत है स्टडी मटेरियल की। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि जो जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन आप करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि आप सामान्य भाषा में बात करूं तो आईएएस और आईएएस के रूप में आप जिसे जानते हैं वो पद होता है कलेक्टर का। कलेक्टर के पद की जब बात आती है तो ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला पद है। इस पद को संज्ञा दी गई है, इसे सरकार का आँख, कान व हाथ बताया गया है। कलेक्टर का जो पद होता है उसे सरकार की आँख, कान और हाथ बताया गया है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ कलेक्टर का पद है, ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सरकार है और इधर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता है, हम सब लोग हैं। अब क्या होता है कि सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसे कलेक्टर पहुंचाने का काम करता है जनता तक, और जनता की समस्याओं को पहुंचाने का काम करता है कलेक्टर किस तक? सरकार तक। कलेक्टर का जो पद है वो सामान्य भाषा में हम बात करें तो ये काम करता है, जिम्मेदारी उठाता है क्या कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति का चुनाव करना बेहद ज़रूरी होता है। ये एक चुनौतीपूर्ण होता है। इस चुनौतीपूर्ण जो पद है, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी हुई है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और चुनाव करती है कि इस पद के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति कौन है आप में से। जब आप इस एग्ज़ाम में बैठने लगते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है कि अब हम लोग इस पद तक पहुंचने के लिए तैयारी करें तो स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, किस में से पेपर आता है, कौन से नोट्स इसके लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी वेबसाइट्स पर जाना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ पर है कि पहले और अब में अंतर ये आया है कि पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधन होते थे और अभी वर्तमान में क्या है कि आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूं, छोटा सा उदाहरण एक पुस्तक से लूं तो किताबों की जब बात आती है तो आज आप बाज़ार में देखेंगे किताबों का भंडार उपलब्ध है। आप एक सब्जेक्ट में, एक टॉपिक के लिए भी किताब मांगें तो बहुत सारी पुस्तकें लोगों ने लिखी हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें जब गाइडेंस की तो किताबों के साथ साथ हमें मिलता है क्या, कोचिंग सेंटर्स भी उपलब्ध हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है? अगर आप गलत ट्रैक पे जाते हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं ने इसे एक बड़ा व्यापार बना लिया है। बुक्स में भी आप देखेंगे ये भी एक बड़ा व्यापार ले चुका है, व्यापार का रूप ले चुका है इन दोनों में। तो बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं
बहुत अच्छा स्टडी करवाती हैं, और बहुत सारी जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो केवल बच्चों को व्यापार के रूप में लेती हैं। इससे बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसी वजह से सही गाइडेंस, सही पुस्तकें, सही स्टडी मटेरियल ना मिलने से बच्चों को एग्ज़ाम में 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई तो 5-5, 7-7 साल तक तैयारी करते हैं और सही पुस्तकों का चयन ना कर पाने की वजह से लगातार असफल होते रहते हैं। कारण यही है। दूसरा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी डिजिटल हो गया है पूरा प्लेटफॉर्म, और अब लोग किस पर पढ़ने लगे हैं? वेबसाइट्स पर। इनका भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पढ़ने के लिए मैंने बताया कि किताबों की आवश्यकता होगी, कोचिंग्स की आवश्यकता पड़ भी सकती है ना भी। इस कोचिंग की जगह हम यहाँ शब्द ले सकते हैं केवल मार्गदर्शन, जो आपको सही समय पर और सही व्यक्ति द्वारा मिल जाए। ठीक है। और अभी डिजिटल हो गया है तो वेबसाइट्स पर जाकर के भी लोग स्टडी करते हैं। अब कौन सी वेबसाइट कितना अच्छा कंटेंट दे रही है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आराम से आप 1 साल में ही, मतलब जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में, जब आपने अपना टारगेट बनाया है उसी साल आपका गोल अचीव हो सकता है। ठीक है। मैं यहाँ किताबों के बारे में भी आपसे बात करूँगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ लेनी। यहाँ तक बात मेरी समझ में आ गई होगी। देखिए, अभी हम किताबों के बारे में बात करें टाइम वेस्ट किए बगैर कि आपको किस स्तर पर क्या क्या पढ़ना है, तो आपको इतनी सी जानकारी पहले से मैं दे चुका हूँ कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में आपने देखा, एक तो प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के 2 पार्ट हैं। एक तो लिखित परीक्षा होती है और यहाँ पर साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर। एक होता है जनरल स्टडी जीएस, एक होता है सीसैट। ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ हम लोग देखते हैं बुक्स को प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है। इसकी पीपीटी मैं खोल देता हूं। देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे कि मुख्य परीक्षा को लेकर के हमें, यूपीएससी की परीक्षा को लेकर के हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और कौन सी पुस्तकें हमें। कई बार क्या होता है कि हम लोग, बड़ा विचित्र सवाल हमारे मन में रहता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि आईएएस शब्द आते ही हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत बेहद पढ़ना पड़ेगा, और उसके बावजूद हम जाकर के जो भी किताब मिलती है हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक किताब ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी ख़त्म करते हैं, फिर तीसरी ख़त्म करते हैं। इस तरीके से एक ही कंटेंट पर हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते चले जाते हैं। जबकि हमें क्या करना होता है, एक ही पुस्तक को कई बार पढ़ना होता है। जब तक हमें उस पुस्तक के हर पेज के, हर पैराग्राफ के बारे में जानकारी ना हो जाए, तब तक उस पुस्तक को आपको छोड़ना नहीं है। ये आपकी आदत में डाल लेना है। आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ें या और कोई पुस्तक जो मैं बताता हूँ वो पढ़ें, पुस्तकें बदलने के बजाय आपको उस पुस्तक के हर पेज को अच्छी तरह समझना, हर पैराग्राफ को अच्छी तरह समझना, ये ज़रूरी होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पीपीटी के माध्यम से पूरा तैयार किया है कि यूपीएससी के लिए बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ बुकें कौन कौन सी हैं। प्रारंभिक परीक्षा में मैंने आपको बताया कि 2 एग्ज़ाम लगने वाले हैं। अब 2 एग्ज़ाम कौन कौन से हैं मैंने बताया था अभी कि एक तो सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम लगता है जीएस का। देखो, जीएस के लिए आपको क्या करना है, एक तो कंपलसरी बात है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी की बुक्स के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ नोट करने के लिए बोलता रहूँगा। देखिए, ये टॉपिक है हिस्ट्री, और जब इतिहास की बात आती है तो इसमें है स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष। ये पुस्तक लिखी है बिपिन चंद्र ने। स्वतंत्रता के लिए जो भारत संघर्ष है, ये पुस्तक लिखी बिपिन चंद्र ने। इसे आपको अध्ययन करना है। एक ही पुस्तक को बार बार प्रत्येक टॉपिक को लेकर के नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है भारत की कला और संस्कृति। जो आप देख रहे हैं मोनोग्राम यहाँ पर, ये भारत की कला संस्कृति की पुस्तक है और ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, आज़ादी की जो लड़ाई है।
तो दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, एक तो बिपिन चंद्र और दूसरी भारतीय संस्कृति। इसके बाद एनसीईआरटी की जो पुस्तक है प्राचीन और मध्यकालीन भारत, ये कक्षा 11th की बुक है, इनको आपको पढ़ना है। 11th की दो बुक्स आपको देख रहा है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत और एनसीईआरटी 12वीं में आधुनिक भारत का इतिहास। एनसीईआरटी की दो बुकें आपको पढ़नी है, ठीक है, 12वीं क्लास और 11th क्लास से। इतिहास को करने के बाद आपको आगे जाना है इंडियन कल्चर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन कल्चर के लिए हम लोग पढ़ते हैं किसे, नितिन सिंघानिया जी की पुस्तक है आर्ट एंड कल्चर, पिछली स्लाइड में हमने देख लिया था। और यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम एक गाइड आती है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। इसके बाद सीसीआरटी की एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट्स में मैंने बताया कि अभी डिजिटल हो गया है, तो वेबसाइट्स पर भी जा करके हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको उचित अच्छी वेबसाइट पता चलती है तो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। इस वेबसाइट पर जा कर के भी आप भारतीय संस्कृति की बात को आराम से समझ सकते हैं। ये ज्योग्राफी मेरा मूल सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी के बारे में विस्तृत आराम से बता दूंगा आपको कि भाई ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एक एनसीईआरटी जो बार बार आपको बताया जा रहा है, एनसीईआरटी में वो क्या करना है कि कक्षा 6 से 10th तक की जो पुस्तकें आती हैं, एक तो ये पुराना पाठ्यक्रम आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और दूसरा एनसीईआरटी में यहाँ पर 11th और 12th का नया जो पाठ्यक्रम है वो आपको ज्योग्राफी रिलेटेड पढ़ना है। विश्व एटलस, ओरिएंट ब्लैक स्वान, ये आपको एटलस पढ़ना है। एटलस में आपको जरूरी नहीं है, जो मैपिंग जहाँ से आपको स्टार्टिंग में समझ में आए ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बेसिक मैप्स भी आप देख सकते हैं आराम से। जो आपके पास एटलस हो उससे पहले समझने का प्रयास कर लें, फिर आप इनसे पढ़ लें। कि सिद्धार्थ की बुक आती है भारत विश्व का भूगोल मानचित्रों में, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत का भूगोल, ये सबसे अच्छी बुक है जिनमें यह स्लाइड देखिए, माजिद हुसैन सर, इंग्लिश मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो माजिद हुसैन सर की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। और महेश कुमार बर्णवाल, प्रीलिम्स के लिए सबसे सटीक जो पुस्तक है, अगर आप मेंस में जाएंगे तो माजिद हुसैन पढ़ लीजिए और प्रीलिम्स के लिए जाते तो महेश कुमार बर्णवाल, ये एक बहुत अच्छी शॉर्ट अच्छी बुक है, ठीक है। इसके बाद भौतिक भूगोल की हम बात करें तो माजिद हुसैन सर का पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग भूगोल एटलस, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग के बाद भूगोल एटलस ऑक्सफोर्ड का देख सकते हैं। और ये अभी आपने देखा था कि ओरिएंट ब्लैक स्वान, ये देख सकते हैं। एटलस में मैंने आपको बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं मैप को समझने के लिए, ठीक है। और भौतिक भूगोल में यहाँ फिर दोबारा से नोटिस कर दिया है कि माजिद हुसैन और जीसी लियोंग है ना, और अगर आपके पास सविंद्र सिंह भी है तो भी आप पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक में यहाँ लिख रहा हूँ सविंद्र सिंह का भूगोल, जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं भौतिक भूगोल, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान की बात आती है तो देखिए सबसे अच्छी बुक है भारतीय शासन की भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। ये सबसे सरल और सबसे ज़्यादा यूपीएससी में जो चर्चित पुस्तक है वो एम लक्ष्मीकांत है। इसके बाद बिपिन चंद्र भी आप ले सकते हैं विकल्प के रूप में। भारतीय राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। भारत का संविधान, ये थोड़ा कठिन है आपके लिए, डीडी बसु, लेकिन आपने जब चुना सबसे कठिन लक्ष्य को है तो पुस्तकें चाहे कितनी कठिन हो आपको अच्छी तरह पढ़नी है, समझनी है। डीडी बसु, भारत का संविधान। करंट अफेयर्स आप पर डे देखते रहें, और करंट अफेयर्स जो देखने के लिए आपको पहले से पता हो, नहीं पता है तो जैसे हम लोग फॉलो करते हैं द हिंदू को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग दैनिक जागरण भी पढ़ लेते हैं कई बार, तो ऑडिटोरियल आप लोग देखते रहें। और एनसीईआरटी की बुक्स में 9th से 12th तक की जो बुक्स हैं उन्हें आप फॉलो करें, ठीक है। पुस्तकें बदलनी नहीं है, ये वो स्टडी मटेरियल है जो आपको सैकड़ों बार पढ़ना है, सैकड़ों पुस्तकें नहीं बदलनी है। जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात आती है तो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा रमेश सिंह, और जैसे आपने ज्योग्राफी में से आपने देखा होगा लाल एंड लाल की पुस्तकें ज्योग्राफी में भी आती हैं, ठीक है, तो रमेश सिंह सर की पुस्तक आप ले सकते हैं। लाल एंड लाल सर के भी ले सकते हैं। इधर आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको हर साल का देखना चाहिए। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो प्रकाशित बजट होता है हर साल,
उस पर भी आपको कंठस्थ बजट का एक एक लाइन आपको कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि पिछले बजट की तुलना में इस बार क्या अंतर रहा, क्या नई घोषणाएं हुई हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने की आवश्यकता होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई पर्टिकुलर बुक मैं रेफ़र नहीं करूंगा आपको, ना ही ऐसा कोई बुक आती भी है। देखिए, एक तो स्पेक्ट्रम की गाइड आती है, तो वो आप देख सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इससे बड़ा कोई विकल्प नहीं होगा आपको। और इसरो की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं आप, और एक यूट्यूब पर जाएंगे तो राज्यसभा टीवी, और यह इसी का नाम अब कर दिया गया है संसद टीवी। ठीक है, इस पर भी जाकर के आप वीडियो के माध्यम से पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, इसरो की वेबसाइट का अध्ययन कर सकते हैं, मैंने कहा स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, और राज्यसभा टीवी पर जाकर के जो डेली प्रतिदिन ऑडिटोरियल आते हैं उन सबको भी आप देखेंगे तो जाकर के आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैं बात करूंगा इन्वायरमेंट के बारे में। और देखिए, यहाँ पर होगा रिसेंटली इवेंट्स। देखिए, जो भी विश्व में या भारत में जो भी इवेंट हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर के, उन सबको देखने और समझने की आवश्यकता है। प्रतिदिन आपको न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता है। और यहाँ पर NIOS ये एक संस्था है, ठीक है, जो इसे कहेंगे हम लोग दूरस्थ शिक्षा होती है, उसके लिए ये काम करती है। इसकी वेबसाइट या इसका जो स्टडी मटेरियल है उस पर भी जाकर के आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद CSAT का जो पेपर लगता है, इसमें सामान्य चीज़ें आती हैं। पहली बात तो यह है कि ये आपकी प्रैक्टिस से सॉल्व होने वाला है, आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें कोई एक बेसिक कोई टॉपिक नहीं है। देखिए, जैसे सवाल मैथमेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, रीजनिंग से जुड़े हुए होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, और डिसीजन मेकिंग आपकी देखी जाती है। तैयारी करने के लिए यहाँ मैंने नोट कर दिया, हम बोलते हैं कि आपको पुराने पेपर्स देखने होंगे। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि सवाल किस तरीके के आते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सब कुछ। यहाँ पर मूल बात है, क्योंकि अभी तक जो मैं बता रहा था प्रीलिम्स को लेकर के, उसमें केवल आपको पास करना था। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके अंक, आपकी जो मेरिट है उसमें नहीं जुड़ेंगे। अब जो आपकी मूल तैयारी है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, ये मेंस होता है। मेंस में क्या होता है कि सवाल उन्हीं किताबों में से पूछे जाते हैं, लेकिन सवालों के पूछने का जो स्तर है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। जैसे आपने इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं कि सबसे पहले पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत के कितने युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध किन किन के बीच हुआ, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। लेकिन UPSC मेंस में वही सवाल पूछा जाता है किस तरीके से कि जितनी भी ये लड़ाई हुई पानीपत में ही क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण रहे। ठीक है, अब प्रश्न तो वहीं से था, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। अब आपको लिखना होता है आंसर, या आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है। ठीक है, अब मेंस के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें मदद करेंगी वो देखना है। देखिए, इसमें 4 एग्जाम होते हैं। चारों एग्जामों में मैं पहले बात कर रहा हूँ GS पेपर फर्स्ट की, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय विरासत और संस्कृति मूल रूप से आती है, जिसमें आपको पहले बुक सजेस्ट कर चुका हूँ कि नितिन सिंघानिया सर द्वारा आर्ट एंड कल्चर की बुक आपको पढ़ना है। और विपिन चंद्रम की जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है वो आपको देखना है। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जो भारत हुआ उसके लिए विपिन चंद्र देखना है हमें। मध्यकालीन भारत का इतिहास वो सतीश चंद्र, और RS शर्मा द्वारा प्राचीन भारत। देखिए, प्राचीन भारत हमें RS शर्मा, ठीक है, और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, स्वतंत्रता के बाद का भारत, ठीक है, इसे हम कहेंगे विपिन चंद्र, मतलब आधुनिक भारत की बात आती है। और स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी विपिन चंद्र, और कला संस्कृति नितिन सिंघानिया। इसके बाद हमें NCERT तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कोई कितनी ही बुकें बताए आपको, लेकिन NCERT को फॉलो करना है आपको कक्षा 6 से 12वीं तक। इसका हर पेज आपको याद होना जरूरी है। पेज पर जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, हर पैराग्राफ में आपको आते ही ये पता चल जाए इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। जिस दिन आप पेज देख करके ये बताने लग जाएं कि इसमें ये लिखा हुआ है, समझ जाइए कि अब आपकी तैयारी चरम पर जा रही है। तब तक आपको पुस्तकें नहीं छोड़नी है। GS पेपर फर्स्ट, इसमें ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसके लिए आपको पहले बताया कि भारत का जो भूगोल है
वो आप माजिद हुसैन सर का तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। विकल्प के रूप में आपको और पुस्तकें मैं बता सकता हूँ हालांकि, लेकिन सबसे बेस्ट पुस्तक माजिद हुसैन है। माजिद हुसैन द्वारा विश्व का भूगोल आपको समझ में आ जाए। हालांकि D.R. खुल्लर भी आप ले सकते हैं, विश्व एटलस ओरिएंट, ठीक है, मैं ये ब्लैक स्वान ये आप ले सकते हैं। एटलस मैंने कहा कि आप जो आपके पास मौजूद हो उसमें अगर समझ में आता है तो वो ले लें। भौतिक भूगोल की मूल बातें NCERT में लिखी हुई है, 11th कक्षा की जो बुक है। और न्यू NCERT की जो बुक है कक्षा 6, 10th और 11th और 12th, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी जुड़ी हुई है, उन सबको आपको देखना है। एक एक लाइन टू लाइन आपको याद कर लेना है। इसमें बेसिक चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, एक तो सवाल जो पूछता है NCERT क्यों और कैसे, इन दो प्रश्नों को ध्यान रखना है मेंस के लिए, कि क्यों हुआ और इसके क्या प्रभाव रहेंगे, ठीक है, क्या चुनौतियां रहेंगी, इन सब पर बात की जाती है। GS पेपर 2 में आपसे राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूल रूप से आते हैं। अब GS पेपर 2 में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये NCERT में से आपको अध्ययन करना है। पॉलिटी, जब बात आती है राज्य व्यवस्था की तो लक्ष्मीकांत का नाम, सर का नाम पहले आता है। और इंट्रोडक्शन, मैंने कहा कि जब संविधान की बात आती है तब D.D. बसु आपको अध्ययन करना है। और गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में M. लक्ष्मीकांत में विस्तृत रूप में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब बात आए तो NCERT की बुक्स को आपको फॉलो करना है। और करंट अफेयर्स के लिए डेली ऑडिटोरियल आपको पढ़ने हैं, ये पढ़ने की आदत आपको लगानी होगी। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ये जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर आप करंट इतना भी ना पढ़ें कि हद उसकी पार हो जाए। जैसे आप पूरे दिन करंट ही करंट पढ़ रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, केवल आपको लग गया करंट ही में से प्रश्न पूछा जाता है। 1 घंटे 1.5 घंटे करंट सफिशिएंट है, जिसमें से बस आपको टॉपिक्स आपके सिलेबस से जो जुड़े हुए रिलेटेड वो पढ़ने में आपको मदद मिले। तो PIB की वेबसाइट पे जा सकते हैं, RRB पे जा सकते हैं, आप लोग द हिंदू को डेली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये लेखक है इसके पुष्पेश पंत। पुष्पेश पंत जी की पुस्तक को भी आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, आपको नंबर दिलाएगी। GS पेपर 3, GS पेपर 3 में क्या रहने वाला है, देखिए इंडियन इकोनॉमी के लिए आपने 11th और 12th की जो NCERT की बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है। और इंडियन इकोनॉमी ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, मैंने कहा कि पहले आपने देखा कि रमेश सिंह की पुस्तक है, चाहे प्रीलिम्स में देख रहे हैं चाहे मेंस में, ठीक है। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी बाई उमा कपिला, इनकी भी आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं, लेकिन आप उमा कपिला की पुस्तक भी पढ़ें अच्छे नंबर्स के लिए। इकोनॉमिक सर्वे एंड, ठीक है, जो बजट है भारत सरकार का उसे आप देखें। और यहाँ पर इंडिया पीपुल एंड इकोनॉमी, ये NCERT में से आप अध्ययन कर सकते हैं। बजट विशेष रूप में याद रखें आप लोग। और ARC की जो रिपोर्ट है उसे आप देखें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी सवाल भी आते हैं, उसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक जो है उसे आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और भारत की जो आंतरिक सुरक्षा और मुख्य चुनौतियाँ, ये अशोक कुमार की जो पुस्तक आती है उन्हें आपको देखना है। ये GS पेपर 4 है, इथिक्स का जो पार्ट आता है उसमें आपको देखना है कि देखिए इग्नू जो विश्वविद्यालय है उसका जो स्टडी मटेरियल है इथिक्स से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है। और जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग्स डू, कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं न्याय के लिए, तो ये एक पुस्तक है मिशेल सैंडेल की, ठीक है। और इसके बाद आपको साइकोलॉजी जो पढ़नी है वो NCERT क्लास 12th की जो बुक है उसे पढ़ना है। इसके बाद इथिक्स, ठीक है। और इसमें केवल ये देखा जाता है पेपर में इथिक्स के में कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी निर्णायक क्षमता कितनी बेहतर है किसी भी चुनौती को लेकर के, और दूसरा आप किसी भी घटना के बारे में क्या वक्तव्य देते हैं। तो इन सब के लिए आपको खुद के अंदर से पहले प्रिपेयर होना जरूरी है। और मैं समझता हूँ इथिक्स में आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ किताबी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा टाइम थोड़ा आवारागर्दी में भी बिताते हैं। आवारागर्दी का मतलब यार दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, कभी कहीं कुछ उत्पात मचाते हैं। तो कुछ चीज़ें उत्पात मचाने से भी आती हैं, कुछ चीज़ें घूमने से भी आती हैं। जब हम लोग घूमते हैं तो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, उत्पात मचाते हैं तो उन चुनौतियों से निकलते हैं। तो इन सब के पीछे आपका इथिक्स भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
इसके बाद आपको ये देखना है कि इथिक्स में इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड आईएएस, ठीक है, फॉर आईएएस जनरल स्टडीज नीरज कुमार सर की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और कमीशन रिपोर्ट जो है इथिक्स की, वो आपको रीड कर लेनी है। जीएस पेपर 4 ये आपका अंतिम होता है। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट जो आती हैं वो ऑप्शनल आती हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश ये केवल आपको पास करना होता है। जीएस पेपर 4 के बाद जो एग्ज़ाम लगेंगे आपके, मूल रूप से एक निबंध लगेगा। निबंध में आपको आंसर राइटिंग 12 शब्दों में लिखना होता है। उसके लिए आप अभिव्यक्ति जो अखबार में आता है वो पढ़ें, ठीक है, उससे कंटेंट तैयार हो सकता है। और आपकी जो सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, उसके लिए हम नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।